हाँ बेटा, कल स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ लिया था अपन ने, आज पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, नाम से ही पता पड़ रहा है तो बहुत सिंपल है। सिंपल पेंडुलम। देखो बेटा, अपन ने याद है एसएचएम में पढ़े थे दो, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। इसको दोनों से प्रूव करके बता दूंगा मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। जैसे यहाँ पे हिंड है, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? एस से लिख रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। लटकन बिंदु हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है साहब। अब ये बॉल है, अगर अपन बॉल छोटी बनाए जब तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बनाए तो जानना ये जो एल होता है बेटा, बेसिकली बच्चा इसको वायर की लेंथ समझ लेता है। क्या समझ लेता है? वायर की लेंथ। दिस इज नॉट लेंथ ऑफ वायर, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन। ये होता है, ये ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास, स्ट्रिक्टली इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, या सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस होती है दिस लेंथ, है ना। अब अपन इसको जब डिस्प्लेस करेंगे तो मैं बोल दूं ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, ये हालांकि अपन ने दिखा पढ़ा दिया, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है ना। क्या है ये? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जब अपन इसका बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोल दूं ये थीटा एंगल। अच्छा, तो हम बोल दूं यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, क्या बेटा? एम जी। ये दिस इज द एम जी फोर्स, ये एम जी। मैं बोल दूं इसका एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर होगा, ये एम जी, ये थीटा। दिस इज एम जी कोस थीटा। क्या होगा बेटा? एम जी कोस थीटा, ये। और एक कंपोनेंट आएगा इधर टुवर्ड्स दिस साइड, ये। दिस इज एम जी साइन थीटा। क्या आएगा ये? एम जी साइन थीटा। तो एक तो है एम जी कोस थीटा और एक है एम जी साइन थीटा। ये इसको एक्सेलरेट करेगा, इस पार्टिकल को। तो दिस इज एम जी कोस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, ये इसको एक्सेलरेट करके वापस इधर लाएगा। तो बोलो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। अपन बोलते हैं ना एसएचएम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब ऑसिलेशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स होता है, तभी टू एंड फ्रो मोशन होता है। एसएचएम में भी ये तो चाहिए, एक्स के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। तो बोल दो ये एमजी कोस थीटा इधर। अच्छा, अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो बेसिकली ये मेरे को नजर ऐसा आएगा क्या बेटा? ये देखो, ये कोई ऐसा तिरछा थोड़े नजर आएगा, इतना तो ठीक है, अपने डायग्राम बनाया जब। तो बोल दो इफ दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एक्स, ये मीन पोजीशन बता रहा हूं मैं, दिस इज मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, ये मीन पोजीशन और ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है और ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है। तो मैं बोल दूं क्या? ये एंगल बराबर आर्क अपॉन थीटा, एंगल थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो बोल दूं इसको एक्स बाई एल। तो यहां से थीटा की वैल्यू एक्स बाई एल लिख सकता हूं मैं, अगर मेरे को लीनियर एसएचएम प्रूव करना तो बोल दो एक तरीके से ये रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये एंगल बड़ा इसलिए तिरछा दिख रहा, बाकी अदरवाइज ये है ऐसा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब यहां से मैं लिख दूं कि ये तो टेंशन से बैलेंस हो जाएगा एमजी कोस थीटा। तो ये यहां पे अगर जस्ट रिलीज करा तो टेंशन और एमजी कोस थीटा इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा बोलो, ये देखो रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, एक्टिंग ऑन बॉल इज, बोलो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम है, ये एम से एम गया था, ए बराबर आ जाएगा बेटा जी साइन थीटा। ठीक है, अरे एम जी साइन थीटा बराबर एम है तो जी साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल। ध्यान रखना, हम यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, हर किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम नहीं होता है। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन एसएचएम होता है कब? जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि अब आगे के जो डेरिवेशन है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो बोल दूं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना ये स्मॉल लिया मैंने, मैं बोल दूं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यहाँ रखो, तो ये ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा? तो ये ए बराबर आ जाएगा जी थीटा। क्लियर है? ये जी थीटा। अब थीटा क्या है बेटा? ये रहा, थीटा बराबर एक्स वाई एल, ये रहा। तो यहां से रखो, तो यहां से रखो, दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जी एक्स वाई एल। ये थीटा की वैल्यू रख दी जी एक्स वाई एल। अब देखो यहां से मैं अगले पेज पर लिख रहा हूं। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ए एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किया तेरे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ,
डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो मैं ऐसे बोल दूं ए बराबर माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ये तो डिस्प्लेसमेंट आगे और एक्सेलरेशन है पीछे। तो मैं ऐसे बोल दूं कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई एल, दिस एम्प्लाइज ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बाई एल, ये अंडर रूट जी बाई एल, ये दिस इज ओमेगा। क्लियर है? अच्छा, ओमेगा पे क्यों बॉक्स बना रहा हूं मैं? अरे यार, ओमेगा बराबर रूट जी बाई एल है ना, और यहां से लिख दूं मैं दिस इज 2 पाई एफ इज इक्वल टू रूट जी बाई एल। तो यहाँ से एफ फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा 1/2 पाई रूट जी बाई एल। ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड बोलो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ध्यान रखना, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आया टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ध्यान रखना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट लार्ज होता, स्मॉल नहीं होता, तो साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाता, तो आगे की राम कहानी चलती नहीं, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं आता। ठीक है, एसएचएम में अपन ए इज प्रोपोर्शनल टू थीटा भी तो प्रूव कर सकते हैं, माइनस थीटा। ठीक है, तो सर समझ में आ गया, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो मैं बोल दूं यहां से आगे की राम कहानी। तो बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ऑसिलेशन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेशन फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चला जाओ। अब देखो टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बोल दूं पहला पॉइंट, ए फर्स्ट पॉइंट ये टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, मतलब एज एल इंक्रीजेज, एल क्या है? सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का सेपरेशन। दिस इज नॉट लेंथ ऑफ वायर, दिस इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एज एल इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल पेंडुलम स्लो होता जाता है। अच्छा, फिर आया टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी का क्या मतलब है? बोलो, एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, जी इफेक्टिव कर दो इसको, जी इफेक्टिव। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कैसे बढ़ेगा? तो फिक्स वैल्यू है, ये जी इफेक्टिव है। भैया यहाँ पे अपने सिंगल फोर्स लग रहा था, बेटा इसको जी इफेक्टिव लिखो। यहाँ सिंगल फोर्स लग रहा था, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और लगा दो नीचे, कई बार बोयेंसी फोर्स ऊपर लग जाएगा तो नेट फोर्स है। बेटा यहाँ तो अपने एक ही फोर्स लिया, इसलिए यहाँ पे और भी तो फोर्स लगा सकता हूं मैं, इसको 4 देके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर सकता हूं। यहाँ पे बॉयंसी फोर्स ऊपर, याद है इसको लिक्विड में एसएचएम कराऊं तो बॉयंसी फोर्स ऊपर लग जाएगा, उत्प्लावन बल बॉयंसी फोर्स। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे और भी फोर्स आ सकते हैं, तो नेट फोर्स। ठीक है, वो अपने बाद में समझ में आएगी। तो ये जो जी है, जी इफेक्टिव कर दो इसको, ये, और इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर मास के बीच की दूरी ले लो एस। ठीक है, तो यहाँ जी इफेक्टिव कर दिया मैंने। क्लियर है क्या बेटा? तो एस जी इफेक्टिव इंक्रीजेज, टी डिक्रीजेज का मतलब हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम फास्ट हो जाता है। सही बात है, जितनी ग्रेविटी चलो यूं ही समझ लो आप, अर्थ और मून, चलो ग्रेविटी ले लो, अर्थ और मून पे जाओ, तो मून की ग्रेविटी कम है, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल कम है, तो मैं बोल दूं ये वाला रीस्टोरिंग फोर्स कम आएगा। देखो मून पर ये वाला फोर्स कम लगेगा, मून पर ये वाला फोर्स mg/6 लगेगा, अर्थ का बाई 6 हो जाएगा, तो ये वाला फोर्स भी बाई 6 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बाई 6 आएगा, मतलब स्लो चलेगा। तो मैं बोल दूं उसको वापस लाने का काम ही ये जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट कर रहा है। तो बोल दूं जैसे जैसे ग्रेविटी घटेगी वैसे वैसे ये वापस लाने वाला फोर्स कम होता जाएगा। तो बोल दूं सिंपल पेंडुलम स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा जैसे जैसे ग्रेविटी घटेगी। तो जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब स्लो। जी बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा। अच्छा, तो ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट जी इफेक्टिव। अभी आगे बात करेंगे, अब आ जाओ। अब देखो किस पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी डजंट डिपेंड अपॉन टी डजंट डिपेंड अपॉन mass of bob and
एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम, एम्पलीट्यूड m, मास m एंड एम्पलीट्यूड a ऑफ सिस्टम। इन दो बातों पर डिपेंड नहीं करता है, एक तो एम्पलीट्यूड और एक मास m, ठीक है। जिन पे डिपेंड नहीं करता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब देखो ये अब L में बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। इसमें देखो जब स्मॉल परसेंटेज की बात होती है बेटा, किसकी बात होती है? स्मॉल परसेंटेज चेंज की, है ना। तो जैसे अपना टाइम पीरियड क्या है बेटा, है ना, t बराबर 2π√L/g आया ना। मैं बोल दूं जैसे जैसे L बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब इसमें अगर बड़े बड़े चेंज करूं, जैसे L को 4 गुना कर दूं, L इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स में तो सीधा 4 आ गया, 2 बार आ गया, 20 मतलब डबल हो जाएगा। डबल मतलब 100% बढ़ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े बड़े परसेंटेज चेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे परसेंटेज चेंज करूं, मैं क्या करूं बेटा, मैं छोटे छोटे परसेंटेज चेंज करूं तो दिक्कत है ना। तब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं उसकी भी, ठीक है। तो देखो समझना बात को, यहां गया हो, देखो देख, मैंने बोला टाइम पीरियड T1 बराबर आ गया 2π√L1/g, ठीक है, ठीक है। और T2 बराबर आ गया 2π√L2/g, है ना। ये चेंज करिए अपन ने लेन, ठीक है। ये आ गया। अच्छा अब देखो समझना बात को, अब मैंने डिवाइड करा 1/2 ताकि कचरा साफ हो जाए। मैं L बदल रहा हूं और T बदलेगा। देखो एक बात बदल, तो मैं बोल दूं T2/T1, अपन ने क्या करा T2/T1, तो ये कैंसिल हो गया, L2/L1 का रूट आ गया क्या, ठीक है। अब सर अब अपन क्या करेंगे, अब L2 अगर मैंने x% बढ़ाया है तो L1 प्लस L1 का x%। देखो मैंने अगर मान लो x% लेंथ बढ़ाई है, जैसे मैंने बोल दिया सिंपल पेंडुलम में मैंने वायर की लेंथ x% बढ़ा दी, तो मैं बोल दूं L2 बराबर L1 प्लस L1 का x%, L1 का x%। और आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं, L1 1 प्लस x/100, ये आएगा x% लिखा, ठीक साहब। अब ये यहां रखा मैंने, है ना, पुट इट इन अबव इक्वेशन, पुट इट इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो अपन ने यहां रखा तो बोलो क्या आ जाएगा बेटा, तो यहां से बोल दो T2/T1 इज इक्वल टू L1 1 प्लस x/100 का रूट अंडर अपॉन L1, तो L1 से L1 गया, तो यहां से आ जाएगा बेटा T2/T1, और यहां से पावर आगे ली, इधर देखो, तो ये आ जाएगा पावर 1/2 ना, 1 प्लस x/100 की पावर 1/2। अब देख बेटा, अगर ये x छोटा नहीं है, 5% जितना नहीं है, मतलब 5% या उससे कम नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बोल दिया 8% लेंथ बढ़ाई, तो तेरे को सोचना है कि 1 प्लस 0.08 को नेग्लिजिबल 1.08 में, ये सॉरी 1 प्लस 0.08 पे बाइनोमियल में ये आगे लेना है नहीं लेना, थोड़ी एरर बढ़ती जाती है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा परसेंटेज चेंज। देख याद है 1 प्लस एक्स बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, बराबर 1 प्लस nx फॉर स्मॉल, फॉर x इज मच मच लेस देन 1। अगर x बहुत छोटा हो 1 के कंपेरिजन में तो ऐसा कर सकते हैं। अब सुनो मैं बस समझाता हूं इस बात को, देखो इधर सुनना, ये हमने बाइनोमियल थ्योरम बेसिक मैथ में पढ़ी, समझाओ। बेसिकली 1 प्लस 2 की पावर अगर 3 होगी तो ऐसा थोड़ी तुम 3 अंदर ले लोगे, 1 या यूं लिख दो, यूं थोड़ी है 2 प्लस 1 की पावर 3 होगी, तो ऐसा थोड़ी कर दोगे आप कि 2 प्लस 3 अंदर ले लिया, 3 × 1 और यहाँ पे आंसर 5 बता दिया कि सर आपने समझाया था ये यूं लिख ले 1 प्लस 2 कर ले की पावर 3, है ना, कि सर आपने समझाया था और हमने पावर अंदर ले ली और पापा को हिसाब कर रहे थे, हमने उनको ये समझा दिया। ये गलत है, क्यों? देखो 3 की, ये 3 की पावर 3 करो 27 आएगा, तुम्हारा आंसर 7 आएगा, जबरदस्त एरर। क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए। ये तब होता है जब x इज मच मच लेस देन 1 हो, जैसे अब देख 1 प्लस 0.01 की पावर 3, हाँ अब मैं पावर अंदर लेता हूं ना, क्योंकि ये इसका 1% ही देखो बहुत कम है, तो 1 प्लस 3 आगे लेके 0.01। अब कैलकुलेशन मेरी फास्ट भी हो गई और एक्यूरेट भी है थोड़ी सी, ये क्लियर है। एरर होगी बहुत नेग्लिजिबल एरर है, मेरा जो टाइम फास्ट हुआ उसके कंपैरिजन में वो एरर कुछ भी नहीं है। हाँ ये इसके लिए करूं तो एरर बढ़ गई 0.1, क्योंकि ये 10% है,
तो ऐसा नहीं है कर नहीं सकता, देख अब मेरा कितना आंसर आएगा, मैं बोल दूं ये आएगा 1.3, क्योंकि पावर आगे ले ली तो 0.3 बन गया 1.3। और अगर ओरिजिनल में करूं 1.1 को 3 बार 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 2 बार करो पहले, तो ये आ जाएगा 1.21, फिर वापस 1.1 करो तो आ जाएगा 1331, है ना, ये 1.33 तो आ रहा है 1.33, ये 1.33 ओरिजिनल में आ रहा है और मेरा भी 1.3 आया, तो एरर आई पर इतनी कम आई, वो ज्यादा नहीं आई, तो मैं चला लूंगा। तो ये 10% है, ये दिस इज 10% ऑफ दिस, 1 का 10% है, तो भी मैं बाइनोमियल लगा के और जल्दी कर रहा हूं। डिपेंड करता है 4 ऑप्शन कितने दूर दूर दिए, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप 10-20% में लगाओ, तकलीफ कोई मना थोड़ी कर रहा है, बस एरर बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ये आपकी समझ चाहिए। तो अपन ये बोलते हैं अगर एरर कम लानी है तो 2-5% तक बाइनोमियल लगा लो, ये 5% तक हो ना, जैसे ये 1 और x जो 5% हो, 2% लेंथ बढ़ा दी तो लगा दो। तो बोल दूं फॉर स्मॉल परसेंटेज, यहां से लिख दो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, जैसे 2% 3%, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x है ना, यहीं लिख दो x/100 इज मच लेस देन 1 हो, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, है ना, बाइनोमियल थ्योरम यूज करी तो कितना आ जाएगा बेटा, T2/T1 इज इक्वल टू 1 प्लस x/200, है ना, वो 1/2 आगे ले लिया, है ना, x/2 यहीं लिख दो हाफ ऑफ x/100, ये ठीक है। अब ये -1 इधर लिया है, T2/T1 -1 इज इक्वल टू 1/2 x/100, और दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो T2 - T1/T1 इंटू 100, ठीक है, 100 का, तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ये इसमें परसेंटेज चेंज आ गया ना, इज इक्वल टू x/2, देखो, और ये x/2 क्या, हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ x/2, तो यहां पे लिख दूं, फाइनल आंसर लिख दूं फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में स्मॉल परसेंटेज चेंज करूं तो बोल दो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ठीक है, हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ में जो परसेंटेज चेंज आया, सिंपल पेंडुलम की लेंथ में जो परसेंटेज चेंज करोगे छोटा परसेंटेज, क्या है रे, सिंपल पेंडुलम की लेंथ में जो चेंज करोगे छोटा परसेंटेज ये है, अगर 1%, 2%, 3% लेंथ बढ़ा दी तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ 2%, हाफ ऑफ 4%, जितनी लेंथ में परसेंटेज चेंज करो उसका आधा, लेकिन ये कब, फॉर स्मॉल परसेंटेज, ध्यान रखना फॉर स्मॉल। सर बड़ा परसेंटेज चेंज हो तो फिर बेसिक से करेंगे, फिर अपन यह नहीं आए, या नहीं, फिर अपन बस ये इससे पहले तक का करेंगे, ये नई लेंथ ये बस, अब इसमें सीधा हिसाब, जैसे ये यहाँ पे आ जाओ, ये तो ये लेंथ L1 थी और यहाँ 21% बढ़ा दी, तो यहाँ लिख दूंगा मैं L1 प्लस L1 का 21%, 1.21 L, L1 से L1 कट गया, 1.21 का रूट सीधा आता है 1.1, तो फिर पूरा बेसिक्स है, तो यहाँ के बाद नहीं जाऊंगा फिर आगे मैं, ठीक है, और या फिर यहाँ तक बाइनोमियल नहीं लगाऊंगा बस। अब यहाँ पे 21%, 22%, अब इससे तो कोई सा भी आंसर निकाल लो आप, बड़ा परसेंटेज छोटा परसेंटेज, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कब है बेटा, जब छोटे परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड विल बी हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ फॉर स्मॉल परसेंटेज, ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे बेटा, ऐसे ही जी के लिए भी लिख सकता हूं मैं, परसेंटेज, इसमें पहला 2 फॉर्मूले बना देते हैं, है ना, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, लेंथ हटा दो, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज पहला, है ना, ये लेंथ के लिए, ठीक है, सेकेंड परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन जी, है ना। अब प्लस माइनस सर, बेटा अब वो प्लस माइनस का हिसाब अपन दिमाग से लगाएंगे, प्लस माइनस दिमाग से। सर दिमाग से कैसे, बेटा इधर देख, अगर लेंथ बढ़ रही होगी तो मुझे पता है लेंथ ऊपर आ रही है, ये देख, फॉर्मूले में लेंथ ऊपर आती है ना 2π, ये तो लेंथ अगर बढ़ रही होगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तो अपन ये बोल देंगे जैसे लेंथ 4% इंक्रीज, वो बोल देगा इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4%, तो छोटा परसेंटेज भी और लेंथ बढ़ी है, तो बोल दू परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो छोटा परसेंटेज है तो हाफ ऑफ दिस होगा, तो हाफ ऑफ 4% यानी कि 2% बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड 2% बढ़ जाएगा। ऐसे ही वो बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंक्रीज बाय 2%, या ग्रेविटी इज इंक्रीज बाय 2%, इक्वेटर से पोल जो भी है, तो 2% ग्रेविटी बढ़ गई तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1% चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो माइनस घटेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे आती है, ठीक है, और नहीं तो फिर यहां माइनस लगा दो, ये माइनस,
ग्रेविटी अगर बढ़ेगी तो ये माइनस मतलब वो घटेगी, ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं करता इस प्लस माइनस को, है ना, प्लस माइनस हमेशा दिमाग से, है ना। तो कई किताबों में यहाँ माइनस लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो मैं तो फिर भी बोलता हूँ दिमाग से, ठीक है। चलो सर कर लेंगे। तो ये सारी बातें किसकी आ गई, इसकी। अब आओ, अब देखो, थोड़े क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे थ्योरी देखते हैं, नहीं तो फिर क्या हो, थ्योरी की रामायण लंबी हो जाती है। थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, आजा। अब एक एक चीज पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये एल क्या है वो समझाता हूँ, है ना। तो आ जाओ, तो एल को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, है ना, एल को समझने के लिए। एग्जाम्पल 1, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल 1, ठीक है। इफ ये देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसमें सीधा डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन करो, जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, सेंटर ऑफ मास को समझने का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये एक बॉल है जिसमें वाटर भरा हुआ है ना, यहाँ लटका दी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे होल कर दिया। A hole is made at bottom of bowl filled with water is shown in diagram, ठीक है, ठीक है। Then time period of SHM of this simple pendulum, time period of oscillation ही लिखो ताकि बड़ा भी, oscillation of simple pendulum, ठीक है। A will continuously increase, B will continuously decrease, C will first decrease, then increase and become constant, ठीक है। अब इसमें उल्टा कर दो, D first increase then decrease and become constant, ठीक है। आ जाओ, तब देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, अपन सेंटर ऑफ मास को समझेंगे। मैं बोल दूं दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S, और ये देखो ये रहा वाटर, ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये सेंटर ऑफ मास, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया, ये लेंथ हो गई इन दोनों के बीच की। अब जैसे जैसे पानी खाली होगा तो बोल दो ये लेवल कम होता जाएगा, ये लेवल, वाटर लेवल कम होता जाएगा, और वाटर लेवल जैसे जैसे कम होगा तो मैं बोल दूं ये सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा, और वाटर लेवल कम होगा और सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, और वाटर लेवल कम होगा और नीचे शिफ्ट होगा। अरे जो बचा हुआ पानी है उसका सेंटर ऑफ मास नीचे है, तो बोल दूं जैसे जैसे पानी खाली होगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे पानी खाली होगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा, और सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा तो मैं बोल दूं एल इंक्रीज होगा, तो मैं बोल दूं एल इज सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड डाउनवर्ड, है ना। तो लेंथ बढ़ेगी तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड लगातार बढ़ेगा क्योंकि एल ऊपर आता है, और फिर जैसे ही पूरा पानी खाली हो जाएगा फिर से सेंटर मास सेंटर पे आ जाएगा क्योंकि हवा का सेंटर मास रहेगा, फिर तो सेंटर मास सेंटर पे आ जाएगा, और फिर मैं बोल दूं देन इंक्रीज हो गया भाई, जैसे पहले एल बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा, फिर घट गया एकदम से क्योंकि सेंटर मास ऊपर आ गया, तो पहले बढ़ेगा टाइम पीरियड, फिर घटेगा और कांस्टेंट हो जाएगा। आंसर इज डी, पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा लगातार, फिर एकदम से घट के कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि जैसे ही पानी खाली होगा एयर का सेंटर मास सेंटर पे आ जाएगा। यस सर, क्लियर है। तो ये ऐसे एक और होता है कि बेटा एक बच्चा झूले पे झूला झूल रहा है ना, पार्क में झूले पे झूला झूल रहा है और अचानक से झूले पे खड़ा हो जाए,
तो जैसे ही बच्चा अचानक से झूले पे खड़ा हो जाएगा, उसका सेंटर मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बोल दो एल कम हो जाएगा, एल कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चा झूले पे खड़ा हो जाता है, उसका सेंटर मास की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से घट जाती है, तो एल कम हो जाता है, तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो झूला फास्ट हो जाता है। आप देखो बचपन में आप बैठ के झूल रहे हो और अचानक से झूले पे खड़े हो जाते हो, झूला फास्ट हो जाएगा, उसका ऑसिलेशन फास्ट होने लगेगा। क्लियर है सर, समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हैं इसकी, ठीक है। चलो अब इधर देखना, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने 1 डिग्री शिफ्ट करके छोड़ा है ना बेटा, और इस दूसरे वाले को सेम लेंथ, सब कुछ सेम, एम एम एल एल, ग्रेविटी दोनों की सेम, दोनों अर्थ पे, ठीक है। इसको 2 डिग्री शिफ्ट करा, इसको 1 डिग्री शिफ्ट करा, इसको 2 डिग्री शिफ्ट करा, है ना। इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड T1 है, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड T2 है। अब कंपेयर करना है, तो A T1 इक्वल टू T2, B ग्रेटर, C लेस, D कांट से, ठीक है। ग्रेविटी कांट से दो ही मत, ठीक है, ये 3 ही ऑप्शन है। अरे बोलो कांट से इसलिए नहीं दे रहा हूं, कई बच्चे दिमाग लगा ग्रेविटी है। दोनों एक ही ग्रेविटेशनल सिचुएशन में, मतलब दोनों अर्थ पे है, दोनों पोल पे है, जो भी व्हाटएवर, सेम सिचुएशन में। अब बताओ टाइम पीरियड, तो क्या बोल दो इक्वल होंगे? सर क्यों इक्वल होंगे, बता देता हूं बेटा। सर लग तो नहीं रहा है, क्यों? इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो इसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए, तो सर लग तो नहीं 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 नहीं। सर क्यों नहीं लगेगा टाइम? मैं बोल दूं यहाँ पे ज्यादा कम डिस्प्लेसमेंट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो कम लगेगा। याद है जी थीटा, जी साइन थीटा को जी थीटा लिखा था, तो एक्सेलरेशन जी थीटा होगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जी थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा डैश बड़ा है, थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, तो एक्सेलरेशन यहाँ का ज्यादा आएगा। दिस एक्सेलरेशन वुड बी ग्रेटर देन दिस, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा इस बॉल का वो ज्यादा होगा उससे, और एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मैं बोल दूं जल्दी जल्दी राउंड होंगे। वही जैसा स्प्रिंग पेंडुलम में होता है, याद कर, मैंने स्प्रिंग पेंडुलम में बताया था ना, ज्यादा खींचोगे अगर स्प्रिंग को या ब्लॉक को तो ज्यादा फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, तो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्पीड से चलेगा तो टाइम वही लगता है, ऐसा सेट हो जाता है एडजस्टमेंट। सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम दोनों में, सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग पेंडुलम दोनों में ज्यादा डिस्प्लेस करने पर, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पर ज्यादा फोर्स, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पर ज्यादा फोर्स लगता है, तो टाइम सेम लगता है, तो T सेम रहता है। समझ गए? तो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्पीड से चलता है तो टाइम पीरियड सेम रहता है, तो राउंड करने में जो टाइम लगेगा दोनों में सेम ही लगेगा, चाहे आप 1 डिग्री डिस्प्लेस करो चाहे 2 डिग्री डिस्प्लेस करो, टाइम पीरियड विल बी सेम। सर समझ में आ गया? सर ग्रेविटी का कुछ कह रहे थे आप, आ जाओ। ग्रेविटेशनल उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल 3 देखो, तो ये सेंटर मास समझ में आ गया बेटा? चलो और देखते क्वेश्चन, एक करना और देखते हैं, सुनना ध्यान से। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टू identical appearing steel ball and two identical appearing steel ball and wooden ball two identical appearing steel ball and wooden ball are suspended from a string या from a wire of length L है ना, वायर की लेंथ भी सेम है, as shown ये देखो, ये बिल्कुल सेम वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ी बॉल बड़ी बना रहा हूं, है ना।
ये बिल्कुल एक जैसी है ना, ये थोड़ा सा अपन ने हाथ से डायग्राम बनाया तो ये ठीक है, जैसे ये स्टील बॉल है, थोड़ी डेंस बना दी स्टील, और ये वुडन, ठीक है, और रो स्टील इज ग्रेटर देन रो वुड, है ना, ये पता ही आपको स्टील भारी है वुड से, ठीक है। देन ए, टाइम पीरियड ऑफ स्टील बॉल इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ वुडन बॉल। बी, टाइम पीरियड ऑफ स्टील बॉल इज लेस देन टाइम पीरियड ऑफ वुडन बॉल। सी, टाइम पीरियड ऑफ स्टील बॉल इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ वुडन बॉल। डी, नन। ये कांट से बोल, कांट से। अब आजा मेरे बच्चे, अच्छा सुन, अब नो डाउट इसका मास ज्यादा है, देखो ए मास ऑफ दिस स्टील बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ वुडन बॉल। स्टील भारी होता है तो सेम डायमेंशन की स्टील बॉल वुडन बॉल से भारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक साहब। अब जब ये भारी बॉल है तो क्या मैं बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन मास। ए सॉल्यूशन, टाइम पीरियड टी डजंट डिपेंड अपॉन मास, डजंट डिपेंड अपॉन एम। ए लिखाया था मैंने, एक तो इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता 2 डिग्री 4 डिग्री पे, और एक इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे? एम पे, मास पे। सेंटर ऑफ मास देखो तो सेंटर ऑफ मास दोनों का एक ही जगह, ये देखो, तो सेंटर ऑफ मास आर एट सेम पोजीशन, ये तो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन एक ही जगह पे, डजंट डिपेंड अपॉन एम। एंड सेंटर ऑफ मास आर एट, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम point of suspension S is same, point of suspension से देखो सेम है डिस्टेंस, ये S, ये सेंटर ऑफ मास की ये L सेम है, ये बिल्कुल सेम है। अरे बोलो बच्चों, और अगर सेम है तो टाइम पीरियड वुड बी सेम, तो L बदला नहीं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर मास के बीच का सेपरेशन बदला नहीं, और जी वो का वही है, ग्रेविटी वो की वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चा? ठीक सर, आगे आ जाओ। हाँ, अगर कभी डायमेंशन बदल जाए, समझ सुनना, अगर मैं बोल दूं 2 सेम मास की स्टील बॉल और बोली वुडन बॉल, ये टाइम पीरियड बदल जाए, और सेम वायर लेंथ के वायर से लटका दी नीचे, टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि वुडन बॉल बड़ी होगी तो उसकी डायमेंशन बड़ी होगी, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। समझ गए क्या? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रटो मत, तो रटो मत स्टील, तो हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे। सर समझ में आ गया? ठीक सर, आगे आ जाओ बच्चा, अभी तो देख, चल वो भी करा तो चल छोड़ो, अब समझ जाओगे तुम, ठीक है? अच्छा, अब ये बातें तो सर समझ में आ गई। अब सर वो परसेंटेज वाला कुछ कह रहे थे आप, लिखो इफ, अब थोड़ा सा, इफ लेंथ ऑफ चल जी इफेक्टिव, चलो इफ लेंथ की बात है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is, if length of simple pendulum is increased, length of simple pendulum is 4 times, then is increased 4 times, then its time period, will increase A by 100%, B, या its time period will be, यू करो will be, है ना, पहले कर दो, will be 4 times, B 1/4, C 2 times, D half, ठीक है? 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, या हाफ हो जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं। तो ये बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बोल दूं L डैश इज इक्वल टू 4 times ऑफ पुरानी वाली वैल्यू, पुरानी वैल्यू को L नॉट बोल रहा हूं, नहीं को L डैश,
तो यहां से मैं बोल दूं पुराना टाइम पीरियड टी नॉट बराबर 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी, नया टाइम पीरियड टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी, ये, और यहां से रखो एल डैश बराबर 4 एल नॉट रखो, तो यहां से टी डैश बराबर कितना जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4 एल नॉट बाई जी, इक्वेशन 2 डिवाइड करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, या चलो इसी में चलने दो। तो टी डैश बराबर यहां से 4 बार ले लिया तो ट्वाइस ऑफ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ गया क्या, तो यहां से आ जाएगा 2 टी नॉट, ये आ जाएगा टी डैश, तो टी डैश बराबर 2 टी नॉट। तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड डबल हो गया बेटा जी, टाइम पीरियड डबल हो गया, देख लो पहले 4 एल नॉट करा तो ये लेंथ आ जाएगी 4 एल नॉट, तो पुराने वाले का डबल आ गया। ठीक है, अब इसी को परसेंटेज में देते, आ जाओ अगला एग्जांपल। if length of simple pendulum is increased by, है ना, अब जैसे परसेंटेज में बाय 800%, then percentage change in its time period, A will increase by 300%, B will decrease by 300%, C will increase by 200%, D will decrease by 200%। ठीक है, तो 2 इंक्रीज वाले और 2 डिक्रीज वाले ऑप्शन है, विल इंक्रीज, ओके। तो ये देखो आ जाओ सॉल्यूशन 5। तो क्या मैं बोल दूं क्या, ये लेंथ एल डैश बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट का 800%, तो यहां से एल डैश कितना जाएगा बोलो, एल नॉट प्लस 8 एल नॉट, 800% देखो कैसे लिखोगे, एल नॉट इंटू 800 बाई 100, तो बोल दो ये आ जाएगा 9 एल नॉट, तो ये आ गया एल डैश। तो पुरानी लेंथ थी एल नॉट, अब 9 लेंथ आ गई 9 एल नॉट, तो यहां से बोल दो टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट 9 एल नॉट बाई जी, इक्वेशन 1। ठीक है, बोलो पहले लेंथ एल नॉट दी है तो देखो कितना आ जाएगा, तो बोल दो ये टी डैश बराबर 9 बार ले लो तो 3 आ जाएगा बाहर, हो क्या, कुछ नहीं करा मैंने, ये एल डैश की वैल्यू 9 एल नॉट डायरेक्ट रख दी यार, एक स्टेप खा गया मैं। एल डैश बाई जी होता है ना, नई लेंथ बाई जी, तो नई लेंथ को 9 एल नॉट पूरा दी, तो मैं बोल दूं दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी, ये पुराना वाला टाइम पीरियड आ गया मेरे लाल, दिस इज पुराना टाइम पीरियड, तो यहां से टी डैश बराबर आ जाएगा 3 इंटू टी नॉट पुराना टाइम पीरियड, तो दिस टी डैश इज 3 टाइम्स ऑफ टी नॉट। ठीक साहब, ये पुराना टाइम पीरियड, आगे आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं टी डैश अपॉन टी नॉट, नया टाइम पीरियड है बराबर 3, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करो तो टी डैश बाई टी नॉट -1, या चल छोड़ियो लिख दे, तो टी डैश बराबर 3 टी नॉट आ गया क्या, ये। अब टाइम पीरियड परसेंटेज चेंज निकालना है, तो यहां से बोल दूं मैं परसेंटेज टी डैश माइनस टी नॉट, नया माइनस पुराना, टी डैश माइनस टी नॉट, नया माइनस पुराना अपॉन पुराना इंटू 100%, आ जाओ। तो ये आ जाएगा 3 टी नॉट माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इंटू 100%, तो ये आ जाएगा कितना 200%, तो 200% टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। तो नया टाइम पीरियड हो गया 3 टी नॉट, पुराना टाइम पीरियड था टी नॉट, तो चेंज आया 2 टी नॉट का, कितने पे, टी नॉट पे, तो ये 200% टाइम पीरियड बढ़ गया। तो जैसे ही मैंने लेंथ को 800% बढ़ाया, टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 200%। सर समझ में आ गया, मच्छर सर मच्छर, बहुत बड़े बड़े मच्छर, तो बोल दो ये मच्छर था, बोल मेरे लाल। ठीक है, तो बहुत बड़ा मच्छर था सर, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, तो ये आ गया 800%, तो बड़े बड़े परसेंटेज थे, बड़े बड़े है ना, ये
अब आ जाओ छोटे परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये देख, एक मैं तेरे को मॉडरेट का भी करा था मैं ना, एक 21% का भी करते हैं एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूं बेटा, है ना। आगे एग्जाम्पल, इफ, है ना, लेंथ, एक एक चीज बताना चाहता हूं, या चल पहले छोटे का, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is increased by 4%, then percentage change in its time period, है ना। चला जा, तो क्या मैं बोल दूं, ये एल डैश बराबर, इधर देख, अब अगर मैं वैसे करूं, टी डैश बराबर, इधर देख, टी डैश बराबर जैसे पहले करा था एल डैश बाई जी, अब एल डैश की वैल्यू रखूं 2 पाई अंडर रूट, है ना, एल नॉट, ये हो गया ना 4% बढ़ाओ, एल नॉट प्लस एल नॉट का 4%, 4/100 ये अपॉन जी। अब इसमें से ये लिखूं एल नॉट, तो यहां पे देखो बेटा कितना आ जाएगा, एल नॉट कॉमन ले लूं, 1 प्लस 0.04, और इसको लिखूंगा 1.04। देख मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसको, जी का रूट अंडर ये। अब ये तो पुराना टाइम पीरियड हो गया, तो यह टी डैश बराबर आ जाएगा टी नॉट। अब रूट 1.04 मेरे लिए तबियत खराब करने वाला काम है। अगर कोई ये कर रहा तो बड़ी बकवास बात हो गई, क्योंकि 1.04 का रूट लेने में आपको छींक आ जाएगी बेटा। तो सर यह बाइनोमियल लगा रही थी, अगर जिसको ध्यान, तो अपन एक काम करें, इस रास्ते पे जाए क्यों, क्योंकि ध्यान नहीं रहा बाइनोमियल लगाने का, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो मैं सिखाना भी नहीं चाहता हूं। याद है छोटा परसेंटेज और छोटे की कैलकुलेशन मैंने क्लास में कर दी, देख ले, तू गलती नहीं करे, इसलिए मैंने तेरे को कैलकुलेशन करके याद ही करा दिया था। रिजल्ट बता देता हूं बेटा, बता देता हूं, तेरे को यकीन नहीं हो रहा था। देख तेरे लिए कैलकुलेशन मैंने कर दी थी, ये देख छोटे परसेंटेज के लिए, देख अब तेरे को दिमाग नहीं, ये सब मैंने कर दिया था। तो कैलकुलेशन का ध्यान रख के बाइनोमियल मैंने लगा दी थी, देख यहां मैंने बाइनोमियल लगा दी थी, तो तू नहीं भूल जाए इसलिए मैंने लगा के तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, फॉर स्मॉल परसेंटेज दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। फिर उसको वैसे मत करो, बड़े परसेंटेज वालों को तो कर दो, बड़े परसेंटेज है तो कर लो। ये देख, ये देख, अगर बड़े परसेंटेज है तब तक तो अभी कर रहे थे वो सब ठीक है कि बेसिक्स है ना, लेकिन छोटे परसेंटेज के लिए ऐसे करो। तो बोल दूं फॉर स्मॉल परसेंटेज, यहां पे पहली लाइन यही लिख रहा हूं मैं, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, बोलो क्या आ जाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन टी, परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल। ये ठीक है, तो टी में परसेंटेज चेंज विल बी हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल। आ जाओ, तो बोल दूं कि 4% लेंथ बढ़ा दी, तो आ जाओ टी में परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4%, तो ये आ जाएगा 2%। तो बोल दो अगर आपने लेंथ को 4% बढ़ा दी तो टाइम पीरियड 2% का चेंज आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बोल दो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है, तो एल बढ़ी है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो मैंने कहा था ना दिमाग से देखना, तो बढ़ेगा, तो जो परसेंटेज चेंज है वो 2% का होगा और टाइम पीरियड विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। मैंने कहा था ना दिमाग से देखना, बढ़ेगा या घटेगा। सर हमने देख लिया दिमाग से। ये अब देखो सर, ये तो ठीक है छोटा परसेंटेज था। अब देखिए एक बात बताता हूं तेरे को, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं तेरे को, अगला एग्जांपल, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सुनना ध्यान से, पेंडुलम इज इंक्रीज्ड, मैं जो कहना चाहता हूं समझना, इंक्रीज बाय 21%, कितना पता है, बाय 21%, देन परसेंटेज चेंज इन टी, है ना, ए विल इंक्रीज बाय 10%, B will decrease by 10%, C will increase by 21%, D will decrease by 21%। ठीक है, जैसे ये 4 ऑप्शन है। अरे बेटा 2 इंक्रीज 2 डिक्रीज के तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो 2 इंक्रीज 2 डिक्रीज के तो कंफर्म होंगे। अब आ जा बेटा, इधर देख, क्या मैं बोल दूं जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये बात होता है, डिक्रीज वाले गए, ये 2 तो गए,
ए बच्चा, 2 तो गए, अब 2 बचे। सर 2 में क्या करें, बताता हूं। अब सुनना, ये परसेंटेज बड़ा है, 21% में बाइनोमियल नहीं लगती है, मतलब लगती इन द सेंस लगाओगे तो गलत, मतलब एरर आने लगेगी। तो मैं बोल दूं 2-5% तक तो एरर बहुत नेग्लिजिबल होती है, अब एरर बढ़ने लगेगी। चाहे एरर बढ़ो, पर लगा तो सकता हूं, लगा सकता हूं। अब देख सुन, मुझे पता है 8-10%, 5%, 7%, 8% कोई फर्क नहीं होता, इसमें एरर आएगी नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर मैं लगाऊं तो मैं बोल दूं परसेंटेज चेंज इन टी, अरे थोड़ी एरर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल कर दूं, तो यहां 21% का आधा कर दूं तो मेरा 10.5% आ रहा है, 10.5% आ रहा है। तो मैं तो ये टिक कर दूंगा विल इंक्रीज बाय 10%, क्योंकि 10.5% बहुत करीब है 10% के। ठीक है, चलो जाओ। और बहुत ज्यादा एरर नहीं होगी, क्योंकि 21% भी कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है ना, 5-10%। ठीक है, अब बेसिक से करके देखते हैं। अब इसमें एरर तो है, ये बात तो है, 10.5 तो आंसर नहीं आएगा, तो मैंने 10 टिक कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं बेसिक से करता हूं, है ना, इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो करते हैं, है ना। ये हो गया तुक्का, थोड़ा सा है ना तुक्का, लेकिन हाँ लॉजिक दिमाग लगाया मैंने। अब देखो मेथड, तो मैं बोल दूं टी डैश नया टी बराबर 2 पाई, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, एल डैश बाई जी। बोलो एल डैश कितना आ जाएगा, एल डैश बराबर पुरानी लेंथ से 21% बढ़ा दी, तो एल नॉट प्लस एल नॉट का 21%, एल नॉट का 21%, एल नॉट प्लस एल नॉट का 21%, और ये कितना आ जाएगा बेटा, एल नॉट प्लस 21/100 एल नॉट, ये एल नॉट प्लस 21/100 एल नॉट, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये एल डैश बराबर आ जाएगा 1.21 एल नॉट, ये आ गया 1.21 एल नॉट। अब यहां रख दूं, आ जा, तो यहां से मैं ये यहां रख रहा हूं इसमें, ठीक है, आ जा, है ना ये। तो दिस एम्प्लाइज टी डैश बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1.21 एल नॉट बाई जी, ये आ जाएगा 1.1 इंटू टी नॉट, ये आ गया ये। तो नया टी आ गया 1.1 टाइम्स टी नॉट, तो यहां से टी डैश बाई टी नॉट इज इक्वल टू 1.1, ये आ गया 1.1, दोनों तरफ -1 कर दिया, तो टी डैश अपॉन टी नॉट -1, है ना, इससे करता ना, टी डैश माइनस टी नॉट, है ना, -1, या यूं कर लो, चल छोड़, टी डैश माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इंटू 100, सीधा कर, इज इक्वल टू, बोलो नया टी आ गया 1.1 टी नॉट माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इंटू 100, तो यहां से टी नॉट कॉमन आगे कट गया, ऊपर आ गया 1.1 माइनस 0.1 इंटू 100, ये आ गया 10%, तो बोल दो 10% चेंज आ गया। देखो तो ओरिजिनल आ रहा है 10% एक्चुअल में, और मेरा आया 10.5, तो एरर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई। हाँ अगर ये जैसे मान लो जैसे उसमें ले 800% वाले में, देखो एरर कब बढ़ती है, देख अब ये बहुत बड़ा परसेंटेज 800%, अब लेंथ 800% बढ़ाई, तो अपना ओरिजिनल आंसर कितना आया, विल इंक्रीज बाय 200%। अरे इसका आंसर क्या आया था, विल इंक्रीज बाय 200% आया था ना, टिक करना भूल गया मैं, देख विल इंक्रीज बाय 200%, है ना। तो अब अगर मैं उससे करता हूं, तो ये देखो हाफ ऑफ 800 कितना होता है, यहां देख, तो परसेंटेज अगर मैं छोटे परसेंटेज वाले, तो हाफ ऑफ 800% कितना होता है, तो ये आया 400%, तो लेंथ विल इंक्रीज, मेरे हिसाब से तो टाइम पीरियड 400% चेंज हो जाएगा अगर छोटे परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो अगर आपने छोटे परसेंटेज वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, तो मैं बोल दूं बर्बाद हो गए। ये देख 400% आ रहा है और आंसर 200, बहुत बड़ा अंतर है, 300 400, समझ गए, तो ये यहां नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े परसेंटेज हो ना, जब 1 को ही पार होने लगे 100% 200%, तब फेल है वो फॉर्मूला, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगी। 20% 10% ठीक है लगा देना, तू एरर आएगी, नो डाउट आएगी, 0.5% छोटी एरर नहीं होती, लेकिन मेरे ऑप्शन में काम चल रहा है ना मेरा, तो कई बार क्या होता है दिमाग से काम करना पड़ता है ना, तो ट्रेडिशनल बातें नहीं करके थोड़ा दिमाग से। तो मैंने छोटे परसेंटेज और बड़े परसेंटेज दोनों के तेरे को मूल मंत्र दे दिए, मेरे लाल तेरे को छोटा परसेंटेज और बड़ा परसेंटेज दोनों के मूल मंत्र दे दिए मैंने। तो सर मेरे तो बहुत अच्छा समझ में आ गया सिंपल पेंडुलम, अब तो हम क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब सर आपने एल के बारे में तो बहुत बता दिया, एल इफेक्टिव क्या होता है, सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा जी इफेक्टिव के बारे में भी बता दो ना बेटा सर। ठीक है सर, तो अब जी इफेक्टिव की बातें करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर बाद। हाँ बेटा अब देखते हैं जी इफेक्टिव का, है ना, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ जी इफेक्टिव, इफेक्ट ऑन टी, है ना, और जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव का क्या इफेक्ट पड़ता है, जी इफेक्टिव कैसे बदलता है वो भी देखते हैं। देखो बेटा अब जी इफेक्टिव में जैसे कई बार वो लिफ्ट में, अब अपने को क्वेश्चन जो देगा मून पे चला जाएगा, लिफ्ट के अंदर लिफ्ट एक्सेलरेट होने लग जाएगी। देखो ये लिफ्ट है, समझना, है ना, 3 केस बताऊंगा मैं। ये सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और ये मान लो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो रेस्ट पे है ना, और या कांस्टेंट वेलोसिटी v बराबर कांस्टेंट।
100 बात की एक बात है, एक्सेलरेशन जीरो है ना, चाहे रेस्ट पे हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, एक्सेलरेशन जीरो, चाहे ऊपर मूव करे चाहे नीचे मूव करे, मेरे को कोई मतलब नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक साहब, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं बोल दूं, अगर इसको अब जैसे यहाँ खड़ा हूं मैं और इसको एसएचएम करवा रहा हूं, तो मैं बोल दूं ये यूं एसएचएम करेगी और इसकी मीन पोजीशन यही रहेगी। अरे बोलो, और यहाँ mg फोर्स लगेगा और ये t लगेगा, जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो वही रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा होगा, तो पूरा होगा वही। तो मैं यहाँ से बोल दूं t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g, नो चेंज इन टाइम पीरियड, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ठीक है, अच्छा, क्योंकि g इफेक्टिव g होगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे g इफेक्टिव g होगा, g इफेक्टिव बराबर g, क्योंकि मेरे को इसका कोई फायदा नहीं मिला, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, ये जैसे लिफ्ट एक्सेलरेट होने लग जाए ऊपर है ऐसे, तो बोल दो एक सीडो फोर्स लगेगा। ए बेटा, ये यहाँ पे अंदर खड़े आदमी को एक सीडो फोर्स दिखाई देगा, ये टेंशन बढ़ जाएगी। ग्राउंड वाला आदमी क्या बोलेगा, देखो ये आदमी ए ये बी, ग्राउंड वाला तो बोलेगा टेंशन mg से ज्यादा है, कितनी m ज्यादा है, और अंदर वाला क्या बोलेगा, अंदर वाला ये बोलेगा कि ये जो है इस पे एक तो लग रहा है mg और एक बोलेगा सीडो फोर्स लग रहा है ma सर ma सर, हाँ, तो एक तो लग रहा है mg और अंदर वाला बोलेगा एक सीडो फोर्स, क्योंकि वो टेंशन ज्यादा कैसे बताएगा, वो कैसे बोलेगा कि टेंशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो वो यही बोलेगा कि टेंशन mg और एक सीडो फोर्स ma को बैलेंस कर रही है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सीडो फोर्स लगता है। तो चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी, तो मैं बोल दूं क्या कि g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से मैं बोल दूं m g इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो अंदर वाले के कंपेरिजन तो a प्लस जी, तो यहां से m गया, तो बोल दूं g इफेक्टिव a प्लस जी हो जाएगा। तो अंदर बैठे आदमी को, अपन बाहर के बाद, तो अंदर बैठे आदमी के लिए जब एसएचएम करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा बढ़ गया, समझ गया, तो mg प्लस m है, तो मैं बोल दूं g इफेक्टिव इज इक्वल टू g प्लस a, तो यहां से बोलो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस ए, ये दिस इज द इफेक्टिव टाइम पीरियड। क्लियर है, तो G इफेक्टिव G प्लस ए। तो जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होती है तो नीचे सीडो फोर्स लग के G इफेक्टिव G प्लस ए हो जाता है, और जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट होगी, 3 केस बना के बता रहा हूं है ना, ये लिफ्ट जब नीचे एक्सेलरेट होगी एक्सेलरेशन से, तो ऊपर की तरफ सीडो फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा बेटा ma सीडो फोर्स। क्लियर है, टेंशन था ये, तो यहां से मैं बोल दूं ये mg इफेक्टिव कितना जाएगा, तो बोलो mg इफेक्टिव, तो यहां से मैं बोल दूं mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg माइनस ma, a इस बार ma ऊपर है तो m गया, तो g इफेक्टिव आ जाएगा बेटा g माइनस a, तो यहां टाइम पीरियड कितना बन जाएगा बोलो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g माइनस a, ये g इफेक्टिव। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सीडो फोर्स नीचे तो g प्लस a आ जाएगा, जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो सीडो फोर्स ऊपर तो g माइनस a आ जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस है L अपॉन G माइनस है, ये हो गया इफेक्टिव टाइम पीरियड। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, क्लियर है क्या बेटा, तो एक तो ये। अच्छा, अब मैं मून वगैरह पे चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इधर देख, ये जो अभी अपन ने पढ़ा। अच्छा, और G इफेक्टिव में क्या होता है, तो देखो अब ये थोड़ा सा, चल इधर आ जा, इफेक्ट ऑफ लिक्विड भी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं लिक्विड के अंदर एसएचएम कर रहा हूं, समझना बेटा ध्यान से, ये एक बॉल है, इसको अपन लिक्विड के अंदर ले जाए, है ना किसी, तो मैं बोल दूं लिक्विड के अंदर तो बॉयंसी फोर्स लगेगा, थोड़ा जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, जितना हवा में जी इफेक्टिव था उससे कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो mg लगेगा और एक इसी के अपोजिट डायरेक्शन में बॉयंसी फोर्स लगेगा। क्लियर है, तो बॉयंसी फोर्स लगेगा तो मैं बोल दूं इस बार रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगा, क्यों, ये तो जी इफेक्टिव, बोलो mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg माइनस f बॉयंसी, mg माइनस f बॉयंसी। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी को रो लिक्विड लिख रहा हूं और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को रो ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, बेटा वो रो डी लिखने से फिर क्या एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, रो ऑब्जेक्ट रो लिक्विड। ठीक साहब, तो यहां से मैं बोल दूं, यहां से जी इफेक्टिव कितना आ गया बेटा, तो यह आ जाएगा जी माइनस f बॉयंसी अपॉन m ऑब्जेक्ट। ये बॉयंसी फोर्स कितना होता है बेटा, तो मैं बोल दूं रो लिक्विड v डिस्प्लेस्ड g, ये होता है, और v डिस्प्लेस्ड बॉल का वॉल्यूम के बराबर ही होगा, इस बॉल का वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम v, तो बॉल का वॉल्यूम भी है, तो पूरा डिस्प्लेस लिक्विड, कितना लिक्विड हटा है इसने, वो भी है, आ जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, g माइनस
buoyancy फोर्स रो लिक्विड वी जी, और ऑब्जेक्ट का मास बोलो, इस बॉल का मास, तो रो ऑब्जेक्ट वी जी, क्योंकि मास भी हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी आ जाएगी ये और ये, तो वेट वी से वी गया, जी से जी गया, सॉरी जी से, ये क्या करा मैंने, मास में जी कहां से आ गया, ये मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जी क्यों लगाऊंगा, ऊपर तो बुओयेंसी फोर्स लिखा था, बी से भी गया, तो यहां से जी कॉमन ले लूं, तो जी इफेक्टिव आ गया 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा जी इफेक्टिव। अब देखो बेटा, अगर रो लिक्विड बराबर रो ऑब्जेक्ट हो गया, देख इसको चेक करते हैं, रो लिक्विड बराबर रो ऑब्जेक्ट हो गया, अगर लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो गई, तो बोलते ये दोनों कैंसिल होकर 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, का मतलब जी इफेक्टिव जीरो, सही बात है। अगर लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो गई, तो जितना mg लग रहा है उतना ही बुओयेंसी फोर्स लगेगा, जितना mg लग रहा है उतना ही बुओयेंसी फोर्स लगेगा, क्योंकि बुओयेंसी फोर्स डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है। ये देखो, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, क्या ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो उसी का तो वेट होता है बुओयेंसी फोर्स, तो बोल दो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कट के ये जीरो आ जाएगी जी इफेक्टिव। अगर और देखो रो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि रो ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन रो लिक्विड है, बेटा ऑब्जेक्ट भारी है तभी तो डूब के एसएचएम कर रहा है, अगर लिक्विड भारी हो जाता तब तो ये बाहर आ जाता लिक्विड से, या ऊपर वर्टिकल हो जाता है, एसएचएम ही नहीं करता, ठीक है। तो बोल दो रो ऑब्जेक्ट ग्रेटर है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो जी इफेक्टिव पॉजिटिव आएगा। सर सारा सब कुछ सही चल रहा है, तो आ जाओ टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, तो बोल दो टाइम पीरियड इन लिक्विड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव वैल्यू जी 1 माइनस, याद रखने का तरीका, ऑब्जेक्ट भारी रहता है तो वो नीचे आएगा, तभी तो लेस देन 1 आके और ये पॉजिटिव आएगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नीचे आएगी तभी तो लेस देन 1 आके पॉजिटिव आएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट, दिस इज द टाइम पीरियड इन लिक्विड। तो जब लिक्विड के अंदर सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है तो उसका इफेक्टिव टाइम पीरियड ही होता है। क्लियर है सर? इन सब पे क्वेश्चन करा दो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बताना। आ जाओ। अच्छा एक और ये देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट मून विल बी, बोलो कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं टी एट मून इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एट मून, ठीक है। ये तो यहां से आ जाएगा टी एट मून इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, यहां लिख दो जी अर्थ बाई 6, जी अर्थ पे जितना होता है उसका 1/6 से तो मून पर ग्रेविटी होती है ये, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, जी ई बाई मून कर दो, इतना लंबी रामायण मत लिख, जी अर्थ अपॉन 6 ये, तो ये 6 ऊपर चला गया तो मैं बोल दूं टी एट मून इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 6 तो रूट 6 बाहर आ जाएगा, और ये वाला अर्थ का जी हो गया क्या, तो टी एट अर्थ। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम को अर्थ पर एसएचएम करवाऊं तो उसका जो टाइम पीरियड अर्थ की सरफेस पे आएगा उसका रूट 6 टाइम्स मून पर आएगा, ध्यान रखना। तो मून की सरफेस पर टाइम पीरियड अर्थ की सरफेस के टाइम पीरियड से रूट 6 टाइम्स ज्यादा होता है, ध्यान रखना। मतलब वहां स्लो चलता है, ज्यादा होने का मतलब क्या है, मून पे स्लो, सही बात है, स्लो हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी घट जाएगी, तो मून पर थोड़ा सा एसएचएम स्लो होता है। सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, ठीक सर। सर कुछ सेकंड पेंडुलम बोलो, तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम हैविंग इट्स टाइम पीरियड, ध्यान रखना, इट्स टाइम पीरियड हैविंग इट्स टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड, इक्वल टू 1 सेकेंड नहीं, बच्चा क्या सेकेंड, इक्वल टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, is called seconds pendulum, is called seconds pendulum। उसको सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड कितना हो 2 सेकेंड, is called seconds pendulum, ठीक है। 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड, ठीक है साहब। तो अब आ जाओ t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना, तो यहां पे 2 रखता हूं, तो 2 बराबर 2 पाई, है ना, L बाई जी, 2 से 2 गया तो यहां से मैं बोल दूं ये कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से L निकालूं तो ये आ जाएगा G अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L, स्क्वायर करा दोनों तरफ, तो ये G स्क्वायर, G अपॉन पाई स्क्वायर, ये आ गया L। अच्छा G की वैल्यू 9.8 अपॉन
ये पाई स्क्वायर भी जी के बराबर आता है, तो मैं बोल दूं अरे ये पाई जी पाई स्क्वायर ही तो होता है, तो एल बराबर आ जाएगा 1 मीटर। कितना आ जाएगा ये? अरे एल बराबर 1 मीटर, ये जी पाई स्क्वायर ही होता है। अरे 3.14 का स्क्वायर करो, ये लगभग 9.8 ही आएगा, तो काट के 1 मीटर। तो मैं बोल दूं ये ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ पर है सारा, ये अर्थ का जी है ना, ये तो 9.8 रखा, तो ये तो अर्थ की सरफेस पे, तो मैं बोल दूं ए लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस, बोलो कितनी होती है? अर्थ सरफेस इज एल बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ध्यान रखना, तो सेकेंड्स पेंडुलम की अर्थ की सरफेस पर लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। कई बच्चे उससे डेफिनेशन पूछते हैं सेकेंड्स पेंडुलम की, तो बोलता है सिंपल पेंडुलम हैविंग इट्स लेंथ बराबर 100 सेंटीमीटर इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। गलत है, सेकेंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। सर क्यों, एक ही तो बात है? नहीं, ये लेंथ तो मून पर अलग आ जाएगी। जब आप मून पर जाओगे तो वहां की ग्रेविटी बाई 6 हो जाएगी। बोलो बाई 6 हो जाएगी, तो मैं जब स्क्वायर करूंगा तो ये यहाँ पे जी बाई 6 आएगा, तो वहां पे लेंथ 1/6 आ जाएगी इसकी, तो 100 सेंटीमीटर का 1/6 आ जाएगी, तो वहां लेंथ चेंज हो गई। तो लेंथ वेरी कर सकती है। सेकंड्स पेंडुलम की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत। तो सेकंड्स पेंडुलम क्या, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, है ना, ध्यान रखना, हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड, दैट इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। सर समझ में आ गया? चलो आ जाओ सर, कुछ क्वेश्चन कराओ, ठीक है। तो आ जाओ, है ना, इफेक्ट ऑफ जी देखते हैं। हाँ, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल on earth surface, then a t time period of simple pendulum, time period of सिंपल पेंडुलम, है ना। हम अकेले नहीं, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। अरे इक्वेटर से पोल पे मैं घूमने नहीं जा रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को लेके जा रहा हूं। सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज, बी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल डिक्रीज, सी will remain same, डी कांट से, है ना, कुछ कह नहीं सकते। अब देख बेटा, ये अपनी अर्थ है, आपको पता ही होगा। इधर देख मेरे बच्चे, है ना, ये अर्थ है अपनी, आपको पता होगा अर्थ। है ना, अर्थ है अपनी। क्या हो गया रे? हाँ सही हो गया। ये देखो, ये अपनी अर्थ है, तो आपको पता होगा कि अर्थ का क्या है बेटा। तो अर्थ इक्वेटर पे थोड़ी रेडियस ज्यादा है पोल पर, तो याद है ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, क्योंकि पोल पर थोड़ी अर्थ के सेंटर की तरफ चपटी होती है, तो चपटी होती है तो रेडियस कम हो गई, तो याद है GM अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी में पढ़ोगे आप। जी बराबर होता है बेटा GM अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ रेडियस बढ़ी है थोड़ी, यहाँ रेडियस कम है, तो रेडियस जितनी छोटी होगी उतना जी ज्यादा होगा, इसीलिए पोल की ग्रेविटी ज्यादा होती है बेटा। ये मेरा काम नहीं है, ग्रेविटी में पढ़ोगे आप। अगर ग्रेविटी आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो बोल दो पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो मैं बोल दू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, वो शेप की वजह से भी और रोटेशन की वजह से भी। ठीक साहब, अब देखो ये तो बात हो गई। तो अब पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है, तो मैं बोल दू टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, रूट जी। तो बोल दू पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम पीरियड एट पोल ग्रेविटी ज्यादा तो कम होगा, थोड़ा फास्ट राउंड होंगे पोल पर। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पोल की ग्रेविटी ज्यादा, वहां टाइम पीरियड कम आएगा।
तो बोल दो हम जैसे जैसे पोल पे जाएंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, सिंपल पेंडुलम फास्ट होगा। तो आप जैसे, अब बेटा ये थोड़ा ध्यान रखो, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, है ना। तो पोल पर अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम आएगा। सर समझ में आ गया, चलो बेटा। ये तो ये सेकंड्स पेंडुलम हो गया, क्लियर है क्या? अच्छा, अब आ जाओ लिफ्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब सुनना, ये जैसे अभी अपन ने लिफ्ट वाला पढ़ा ना, इसमें देख ये लिफ्ट वाला, ये लिक्विड से पहले है ना, ये लिफ्ट ऊपर गई नीचे गई। इसमें एक चीज और देख, है ना, जब जी इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक चीज और ऐड कर, ठीक है। जैसे देखो सुनना, अगर गाड़ी आगे जा रही है जैसे कोई, है ना, इसमें एक कार वाला भी बनता है ना, ये कार आगे जा रही है, ये एक सिंपल पेंडुलम है और कार आगे एक्सेलरेट हो रही है ऐसे। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये थीटा एंगल पीछे, ये कार आगे एक्सेलरेट हो रही है तो इसका इक्विलिब्रियम यहां होगा। ये एसएचएम इस लाइन के अबाउट नहीं करेगा, ये इसके अबाउट एसएचएम करेगा। अगर कार आगे चल रही तो इस आदमी को, ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कार आगे मूव कर रही है तो ये जो बॉल होगी यहाँ इक्विलिब्रियम में होगी। सर हमारी गाड़ी में तो वो हिलता रहता है क्योंकि वहां पे लगातार एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए दुनिया इधर हो गई, ये अंदर बैठे आदमी के लिए दुनिया, ये जी इफेक्टिव इधर है। कैसे बताता हूं, एम जी इधर लग रहा है और स्यूडो फोर्स पीछे, याद है नॉन इनर्शियल फ्रेम जिधर जा रही होती है उसका उल्टा स्यूडो फोर्स एम है इधर। तो यहाँ पे ये नेट फोर्स जो लगेगा ये, एंड दिस वुड बी एम जी इफेक्टिव एंड दैट वुड बी एम, देखो कितना आएगा ये, तो यहाँ पे स्क्वायर क्योंकि फोर्स है ना, तो एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर का रूट अंडर, तो यहाँ से एम कट जाएगा कॉमन आके, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, दिस वुड बी द जी इफेक्टिव, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखना, तो कार अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो जी इफेक्टिव ये का मतलब ये इक्विलिब्रियम जाए वहां जी इफेक्टिव ये। अब अगर इससे अपन डिस्टर्ब कराएंगे तो ऐसे ऐसे चमक जाएगा, ये ऐसे चम होगा ये, तो इसको डिस्प्लेस करके मूव करूंगा तो यूं ऐसे चमेगा। क्लियर है क्या? तो जी इफेक्टिव आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। रखो जी इफेक्टिव की वैल्यू, ध्यान से देखना बेटा, तो यहां से टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी इफेक्टिव की वैल्यू रखो, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट का रूट है, ध्यान रखना। सर समझ में आ गया, डबल रूट है ये। सर सारी बात समझ में आ गई। तो ये अच्छा, ऐसे ही अगर एक सर्कुलर मोशन और करता है ना, इधर देखो, अगर एक सर्कल पे घूम रहा है, ए इधर देख, रोड पे घूम रही है कोई गाड़ी, ये तो था यूं, मान लो यहाँ पे एक रोड पे कार है, वो v स्पीड से यूं जा रही है। क्लियर है? अब इसके अंदर भी एक सिंपल पेंडुलम मोशन, तो ये r रेडियस का सर्कल है ना, और v स्पीड से, तो मैं बोल दूं ये जो कार है, अब यहां से देखो, तो कार को अगर यहां से पीछे से देखूं मैं तो ऐसी नजर आएगी ये देखो, ये कार के टायर, ये, और ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, ये अब इसका इक्विलिब्रियम यहां कहीं आएगा। इधर देख, थोड़ा सा डायग्राम यूं बनाओ, ये कार के टायर ही है, ये सिंपल पेंडुलम यहां लटका रखा है ना। तो ये देखो, एक तो एम जी नीचे लगेगा और बाहर लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम यहां आएगा ये। तो एम जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बोलो, एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर का रूट अंडर। अरे वैसे ही बाहर वाला फोर्स ये स्क्वायर करके, तो यहां से एम कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आ जाएगा बोलो जी इफेक्टिव, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर का रूट अंडर ये। तो मैं बोल दूं बस वो कुछ नहीं, बाहर वाला फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था या सर्कुलर मोशन में, वो एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाता, मतलब वो एम ए की जगह एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब ए की जगह वी स्क्वायर बाई आर रख दो इसमें। और इस प्रीवियस वाले में जो ए था स्यूडो फोर्स में, उसकी जगह वी स्क्वायर बाई आर रख दो, क्योंकि एम ए लगता है यहाँ और वहां लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम से एम ये वी स्क्वायर बाई आर। तो बोल दो यहाँ टी इफेक्ट कितना आ जाएगा, टी बोलो, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू रखो, दिस इज एल अपॉन जी इफेक्टिव रखो ये, तो दिस इज जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। तो बोल दो इसको, चलो इसका होल स्क्वायर ये, तो या तो कई किताबों में वी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर कुछ भी लिख दो ये, दिस इज द आंसर। तो ये टाइम पीरियड। तो अगर सर्कुलर मोशन पे कोई कार चल रही हो तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी इफेक्टिव यूं, तो अब ये एसएचएम यूं करेगा, ए इधर देख बायोलॉजी,
ये SHM यूं होंगे, यूं यूं, ये इसके अबाउट ये इस बार लाइन ऑफ ये हो जाएगी SHM। समझ गए सर? सारी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से SHM होगा, ठीक है। ये अब अपने को इस पे न्यूमेरिकल करना है, ये लिक्विड के अंदर ये। तो जी इफेक्टिव कहां बदला? लिक्विड में गए बदल गया, लिफ्ट में एक्सेलरेट कराया बदल गया, कार में बदल गया, कार के सर्कुलर मोशन में बदल गया, ठीक है। अब इन सब पर अपन क्वेश्चन चालू करते बेटा।